हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम 10 जून 2023 को हुआ था। इसका मैथमेटिक्स और साइंस वाला पोर्शन है ना, दोनों मिला के 30 नंबर के थे। तो पूरा 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस अभी देखेंगे। देखिएगा, ये हमारा कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें से जो जो आपके अकॉर्डिंग रहेगा उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और मैथमेटिक्स में हम लोग इतने टॉपिक्स अभी हम लोग रिसेंटली कवर किए हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। देखिए, आज जो हम लोग जिस एग्ज़ाम का बात करेंगे इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी देख लेते हैं। 3 घंटे का पेपर है, 150 मार्क्स का था, जिसमें से मैथ्स और साइंस हमारा 30 मार्क्स का था, है ना। विज्ञान और गणित 30 मार्क्स का था। निगेटिव मार्किंग था 1/4। ठीक है, तो इसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे जब भी आप लोग इसका प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा सेट डी है। ओके, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। दोनों देखेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 460 मीटर स्क्वायर, मतलब एक आयत है जिसका क्षेत्रफल है 460 मीटर स्क्वायर। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितनी है ना। इफ लेंथ इज 15% मोर देन ब्रेड्थ, तो व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसका ब्रेड्थ अगर मान लीजिए हम लोग इसको बी बोलते हैं, तो इसका लेंथ जो है उसके ब्रेड्थ से 15% ज़्यादा है। जो लेंथ है 15% ज़्यादा है किससे, ब्रेड्थ से। 15% ज़्यादा मतलब 15, है ना, पर 100 ऐसा। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग अब सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें आपको एक चीज़ दिया हुआ है, इसका एरिया, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हिंदी में बोलें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे आपका जो एरिया है ये आपका कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। लेंथ को हम लोग ये कितना है 115/100, ये बी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और ये भी आपका ब्रेड, और ये एरिया का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 460, है ना। अब बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा हमारा जितना कटना है ये 5 से कट कर लेते हैं, दूसरे कलर से करते हैं कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, 5 से कट कर लेते हैं, 23 था। ठीक है, ये आपका 20 जा, और ये 23 दूना 46, और ये 0। ठीक है, तो ये मेरे एक तरफ क्या बचेगा, एक तरफ बचेगा बी स्क्वायर, और ये जब 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 400, है ना, मतलब 400। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा मेरा 20। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 20 मीटर। लेकिन मेरे ऑप्शन में 20 मीटर नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, है ना। किसी भी क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ ₹2280, है ना, 2280 ड्यू इन 2 ईयर्स एट 60% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 16%, है ना, 16% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, वरना आप इसको बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं ना। देखिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं भी बता दे रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला ये होता है, जब हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करें। ठीक है, अब 100A, है ना, ए मतलब जितना हमको अमाउंट देना है, जितना हमको, टी मतलब टाइम, और आर मतलब रेट, है ना। बस यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे मेरे को बोला है त्रैमासिक, है ना, 3 मास। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम लोग 1 साल का बात करते हैं, 1 ईयर का बात करते हैं, और इसमें अगर हम लोग 3-3 मंथ लेते हैं, ठीक है, तो 1 साल में 4 बार आपका 3 महीना आएगा, मतलब 3-3 महीना का 4 स्लॉट आएगा, है ना। तो इसलिए जब भी हमको त्रैमासिक का बात करेगा तो क्या होगा, हम लोग जो आर है, रेट है, वो जो हमारा दिया हुआ है ईयरली, है ना, साल भर का जो दिया हुआ है उसको 1/4 कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था, जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था, 16%। 16 को 4 से भाग दे देंगे, आर की जगह में 4 ले लेंगे, और टाइम को क्या करेंगे, 4 गुना कर लेंगे। जैसे 1 साल में 4 बार त्रैमासिक आएगा, तो जैसे यहाँ पर आपका 4 इंटू कितना साल दिया हुआ था, 2 साल, तो ये टी की जगह में हम लोग 8 पुट कर लेंगे, है ना। बस अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इंस्टॉलमेंट के लिए। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 100, अमाउंट कितना है 2280। ठीक है, ये थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, ये कितना हो गया, फिर से 100, टी की जगह कितना लेना है 8, है ना, प्लस आर की जगह कितना लेना है आपको 4, फिर से एक बार टी है तो गुणित 8, फिर ये 7 हो जाएगा, टी में से 1 कम बटे 2, है ना। इतना को हम लोग जब सॉल्व करेंगे थोड़ा लेंदी पड़ेगा, लेकिन ये कट छट के हमारा आंसर ₹250 पड़ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 250। ठीक है, ये हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये जो ए है यहाँ पर ओ नहीं लिखा हुआ है, ओ होना चाहिए। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है।
देखिए जब भी एक स्ट्रेट लाइन होता है तो उसके सभी एंगल, ये जैसे सभी कोण है, सबका मान कितना होता है, 180 अंश होता है ना। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो 2x - 5, ठीक है, पहला वाला, प्लस x - 3 दूसरा वाला, प्लस x, सबका मान मिलाकर मेरा कितना होना चाहिए, 180 अंश हो जाना चाहिए। अब सबको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2x 3x 4x, टोटल कितना हो गया 4x, माइनस में -5 - 3 मतलब कितना हो गया -8, है ना, इतना हो गया। और कुछ बचा क्या, 2x - 5 x - 3 x, ठीक है, ये बराबर कितना हो गया 180। इसको इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4x बराबर, ये इधर माइनस में है, इधर आगे प्लस हो जाएगा 188, है ना। और x बराबर कितना हो जाएगा 188/4 बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 7 28, आंसर कितना हो जाएगा 47 डिग्री, है ना। ये मेरे x का वैल्यू है, x बराबर 47 डिग्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। एक आपको पाई चार्ट दिया है ना, हिंदी इंग्लिश किसी में भी देख लेते हैं। दिए गए पाई चार्ट में शहर के शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत दिया हुआ है। यदि कुल पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या कितना है, ये आपको टोटल दिया हुआ है, मतलब परसेंट है, कोई भी चीज़ 100% में होता है ना। तो ये हमको 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना है, इकाई दही सैकड़ा, 2,50,000, है ना, 2,50,000, ठीक है। तो क्या पूछा है, शिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं के बीच कितना अंतर है ना। किसके किसके बीच पूछा है, तो शिक्षित पुरुषों और महिलाओं के बीच, है ना। इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ क्या है, लिटरेट मेल्स एंड लिटरेट फीमेल्स, ठीक है। तो शिक्षित पुरुष कितने हैं, यहाँ पर आपको दिखेंगे, शिक्षित पुरुष हैं मेरे 35% और शिक्षित महिलाएं हैं कितने 33%, है ना। इसको लिटरेट मेल ज़्यादा है, लिटरेट मेल में से अगर हम लोग लिटरेट, है ना, लिटरेट मतलब शिक्षित, फीमेल का परसेंट को घटाते हैं तो 35% में से अगर हम लोग 33% को घटाएंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2%, है ना। और 100% तो मेरा इतना था, तो हम लोग इसका 2% निकाल देना है, ठीक है। 2% ऑफ कितना 2,50,000, तो अब 2% निकाल लेते हैं, 2/100, 25,000, सॉरी 4 बार 0, है ना, 2 0 ये कटा, 2 0 ये कटा, कितना हो जाएगा 2,500, 2,500 दूनी 5,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3 क्यूब्स विथ साइड्स आर इन द रेशियो 3:4:5, है ना। ये आपको 3 घन बोला है, घन का सभी भुजा बराबर होता है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, है ना। इसको हम लोग क्या है, पिघला कर एक बड़ा घन बनाते हैं जिसके विकर्ण डायगोनल जो है वो कितना है 12√3 है, तो द साइड्स ऑफ द क्यूब आर, है ना। देखिए सिंपल सा है, देखिए क्यूब मतलब इस टाइप का शेप जिसका सभी भुजा बराबर होता है। और अगर इसके विकर्ण का बोलें, है ना, और पहले वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम का बोलें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, है ना। अब देखिए अगर हम लोग किसी 2 3 4 क्यूब को पिघला कर बड़ा क्यूब बनाएंगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, है ना। अगर हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब को अगर हम लोग सम करते हैं, है ना, जोड़ते हैं, तो ये क्या होगा, बड़े वाले के वॉल्यूम मतलब जो उसका आयतन है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर आप एक बड़े बाल्टी का पानी को 3 छोटे छोटे बाल्टी में डालोगे तो उसका आयतन कभी चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर भी मेरा ऐसा ही कुछ होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, ठीक है, जो बड़ा वाला क्यूब है। अब जैसे ये मेरा 3 है तो इसको मैं बोलता हूँ कि मान लो इसका साइड 3 4 5 के रेशियो में दिया हुआ है ना। मतलब इसी को अगर हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं कि मान लीजिए पहला वाला 3x है, दूसरा वाला 4x है, तीसरा वाला 5x है। तो पहले अब हमको तीनों क्यूब का वॉल्यूम को जोड़ना है। तो पहला वाला 3x था एक साइड, तो उसका आयतन क्या होगा, क्यूब कर देंगे। दूसरा वाला क्या है 4x था, क्यूब कर देंगे, ठीक है। तीसरा वाला क्या था 5x था, क्यूब कर देंगे, मतलब घन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 3x उसका एक साइड है, आयतन बोलेंगे तो वो 3 बार गुणा हो जाएगा। और यही चीज़ मेरा वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, है ना। लार्जर क्यूब कितना है, तो इसके लिए जैसे मैं आपको देखिए वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब कितना है यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। रुकिए मैं आपको, चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये मेरा कितना हो गया आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27x3, ठीक है, प्लस 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64x3, ठीक है। और ये 5 5 25, 25 पंचे 125 x3, ऐसा, है ना। सबको हम लोग जोड़ेंगे, ये मेरा कितना आ जाएगा 216 x3, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो ये मेरा किसके बराबर होता है,
ये मेरे 6×36 6x क्यूब के सॉरी ये मेरा इतना होता है ना। ये मेरा क्या हो गया, बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर हो गया। अब जैसे अगर मेरे को इसका विकर्ण दिया हुआ है तो किसी का भी डायगोनल, यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, डायगोनल ऑफ जो क्यूब है ये होता है क्या, L√3 है ना, मतलब जो उसका एक साइड का लेंथ है √3। तो ये तो मेरे को कितना दिया हुआ है, 12√3 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ L√3 से, ठीक है सॉरी ये L√3 से, तो मेरे यहाँ पे L का मान मेरे को पता चल जाएगा क्या, 12 है करके। ठीक है, L का मान कितना पता चल जाएगा, मेरा 12 है ना। अब जैसे इसी को अगर मैं, ये मेरा जो है सॉरी इसको अगर मैं इधर की तरफ बोल रहा हूँ कि ये मेरा L³ है, उसका जो एक साइड था L³ है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ये मेरा L³ मतलब जो मेरा नया वाला क्यूब है उसका लेंथ, ये मेरा नया वाला क्यूब है इसका लेंथ। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, दोनों तरफ इसका घन मूल निकाल दीजिए है ना, क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो इधर की तरफ क्या बचेगा, लेफ्ट की तरफ 6x और इधर की तरफ क्या बचेगा L है ना। L का मान हम लोग अगर यहाँ से देखते हैं तो आया है कितना, 12। ठीक है, 6x का मान कितना है मेरा 12, तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा, x का मान मेरा 2 आ जाएगा है ना, ये इक्वल टू है ना। ठीक है, ये L कहाँ से आया, देखिए जैसे मेरे को अलग से इसको यहाँ पर बता रहा हूँ, किसी भी विकर्ण का है ना, सॉरी किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है, ठीक है, किसी भी जैसे इस टाइप से क्यूब का बोलेंगे, तो क्यूब का जब सभी साइड बराबर होता है L है ना, तो इसका जो है डायगोनल जो विकर्ण है ये कितना होता है, √3 और L बाहर की तरफ। तो इसका जो डायगोनल है ना, डायगोनल मेरे को दिया हुआ है कितना, 12√3 है। इसी को मैं L√3 से कंपेयर किया, √3 कटा, L बराबर 12 आ गया। तो उसी 12 को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं है ना। मान लिए कि हम लोग जो लार्जर क्यूब है उसका जो L था, ठीक है, L उसका साइज था, तो यहाँ से मेरे को अब x का मान 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग शुरू में 3 साइड को माने थे ना, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं। पहला साइड क्या हो जाएगा, ठीक है, 2x मतलब 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, पहला वाला का साइड कितना हो गया 4 है ना। उसके बाद सॉरी 2x नहीं था 3x है ना, पहला वाला साइड कितना था 3x, तो 3 × 2 मतलब 6। दूसरा वाला साइड कितना था 4x, तो 4 × 2 बराबर 8 है ना। और देखिए आज मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा हूँ तो ये वाला स्पेस भी यूज़ हो जा रहा है, ठीक है। 5x था, ठीक है, थर्ड वाला जो साइड है ये मेरा कितना था 5x, तो 5 × 2 बराबर 10 है ना। 6 8 10, 6 8 10, देखिए ये आपका ऑप्शन बी है ना। देखिए अगर मेरे ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं दिया होता तो ये मेरे को यहीं से पता चल जाता कि एक में 6 आया है और एक ही ऑप्शन में 6 है, बट नन ऑफ दिस है तो हमको चेक करना पड़ेगा तीनों के लिए है ना। तो ये मेरा तीनों के इसमें बन रहा है, बी वाले ऑप्शन में बन रहा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है एक थोड़ा सा अच्छा, 5x बराबर 6y बराबर 30⁻7, देन आपको वैल्यू बताना है x/y अपन x+y का है ना। 5 के घात x 6 के घात y बराबर है 30 के घात 7 के, तो आपको इसका मान बताना है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं, जैसे पहला लिखा हुआ है क्या 5x बराबर 30⁻7 है ना। अब इसको अगर मैं इसका x वाला घात निकालता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा 5 और इधर क्या हो जाएगा 30⁻7/x है ना। जैसे स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल निकालते हैं, घन हटाने के लिए घनमूल निकालते हैं, वैसा ही x हटाने के लिए हम लोग उसका x वाला मूल निकाल रहे हैं है ना। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका 6y का मान कितना है 30⁻7 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 30⁻7/y है ना। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये मेरा पहला इक्वेशन है मान लीजिए, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है मान लीजिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ पहले वाले इक्वेशन को गुणा कर दीजिए दूसरे वाले इक्वेशन से। तो लेफ्ट की तरफ है ना, बाएं हाथ में क्या है 5 × 6, 5 × 6 मतलब कितना हो जाएगा 30, लिख ही दे रहा हूँ है ना, यहाँ पे लिखते हैं 5 × 6, और राइट की तरफ कितना है 37/x × 37/y है ना। इधर कितना हो गया 30 और इधर क्या हो गया 30, तो है जब दोनों सेम बेस में होता है, मतलब जिस नंबर का हम लोग पावर देख रहे हैं वो अगर नंबर मेरा सेम है तो ऊपर का दोनों ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 7/x + 7/y है ना। और 30 के पावर में कुछ नहीं है, घात में कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब जब दोनों तरफ 30 है तो इसको हम लोग आपस में कंपेयर कर सकते हैं क्या है ना। अगर दोनों तरफ 30 है तो इन दोनों नंबर को हम लोग आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जो मेरा 1 है 1 है, ये किसके बराबर है 7/x
प्लस 7/y के, है ना। बस अब हमको इसको सॉल्व करना है, आसान सा है। देखिए ये मेरा 1 हो गया, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा XY, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 को अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो ये x प्लस वाई, है ना। और इस 7 को अगर मैं वापस इधर भेजता हूँ, फिर यहाँ पर लिखता हूँ 1/7 बराबर x प्लस वाई बाई एक्स वाई, है ना। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें एक्स वाई ऊपर की तरफ है ना, एक्स वाई ऊपर की तरफ है और एक्स धन वाई नीचे की तरफ है। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, है ना। तो ये मेरा ऊपर बचेगा 7 और इधर की तरफ हो जाएगा एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा इसका आंसर हो गया, डी, ठीक है। किसी में भी कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछिएगा, हम लोग टेलीग्राम के थ्रू भी कनेक्टेड हैं, कमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई कर ही दूंगा, है ना। 1 आध घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है, देखिए होगे आप लोग। फिर भी अगर फर्दर डिस्कशन करना है तो टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं, जिनको व्हाट्सअप नंबर पता है तो आप व्हाट्सअप के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन सिमिलरली हमारा सहायक शिक्षक में भी था, शिक्षक में भी था, और ऐसा ही कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हमारा पहले भी आया हुआ है ना। इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं आपको ट्रिक बताया था, जैसे अगर इसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं, फिर मैं आपको बेसिक मेथड भी बता दूंगा। ट्रिक से बोलते हैं, क्या बोला है, द CP ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू SP ऑफ 8 पेन, है ना। क्या बोला है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या बोला था कि अगर ऊपर की तरफ लिखिए जो अंतर है, और नीचे की तरफ अगर आपको गेन हो रहा है तो लिखिए जो लार्जर वाला है गुणित 100, ठीक है। इतना करके देखिए, दोनों का अंतर कितना है, 12 माइनस 8 मतलब कि 4, और नीचे की तरफ, अच्छा सॉरी स्मॉलर वाला था ना, जब हमको प्रॉफिट चाहिए होता है तो हम लोग क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो स्मॉलर, दोनों में छोटा क्या है 8 गुणित 100। देखो करके यही चीज़ होगा, ऊपर 4 नीचे 8, 4/8 इंटू 100, मतलब ये कितना हो गया आपका 50%। यही इसका आंसर है ना, यही इसका आंसर है। बट फॉर द डिटेल के लिए देख लेते हैं, है ना। देखिए क्या बोला है आपको, CP 12 पेन का CP, एक पेन का CP अगर मान लो हम लोग CP ही लिखते हैं तो 12 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 12 गुणित CP। यही चीज़ बराबर है किसके, SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, है ना। एक पेन का विक्रय मूल्य को अगर हम लोग SP ही लिखते हैं तो 8 पेन का क्या हो जाएगा, 8 गुणित SP, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो देख लो, ये आपका CP बाई SP को नीचे ले आते हैं तो ये क्या होगा 8/12, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें तो 2/3, है ना। मान लेते हैं कि ये 2x है और ये 3x है, तो जो मेरा प्रॉफिट होता है या गेन होता है या फिर लाभ होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लिखते हैं, है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, ठीक है। नीचे की तरफ हमेशा हम लोग क्रय मूल्य लिखते हैं और गुणित 100। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2x, नीचे की तरफ हमेशा क्रय मूल्य तो 2x गुणित 100, है ना। यही चीज़ होगा, ऊपर में 1x आएगा, नीचे में 2x आएगा, तो ये कितना 50% आ जाएगा, x/2x गुणित 100 बराबर 50%, है। जिससे समझ में आ जाए, ऊपर वाला ट्रिक भी आसान है, नीचे वाला करना चाहें नीचे वाला से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल्स 10 आवर, द फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब एक मोटरसाइकिल वाला है 10 घंटे यात्रा करता है, आधा दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और बाकी का आधा दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो दूरी ज्ञात करना है ना। देखिए क्या कहा है, जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिलिस्ट है, आधा दूरी, है ना, मान लीजिए हम लोग मान लीजिए कि आधा दूरी डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और फिर आधा दूरी भी डी, है ना। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस का बात करें, मतलब ये कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 2D, ठीक है। अब पहला वाला के लिए पूरा इसको कुल टाइम बताया 10 घंटा, पहले वाले के लिए स्पीड कितना है, आधा दूरी के लिए 21 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाले स्पीड के लिए क्या बोला है, 24 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो एक तो इसका आपका ट्रिक होता है ना, ट्रिक से बनाएंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। ट्रिक क्या होता है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि कुल समय, है ना, मान लो 2 समय है तो मैं इसको बोल देता हूँ T1 T2, ठीक है, इनटू 2 टाइम्स जो दोनों स्पीड है उसका गुणा S1 S2 बटे में, है ना, सॉरी तिरछा हो गया, बटे में S1 प्लस S2, है ना। यहाँ पर देखो मेरे को दोनों का समय मिलाकर कुल कितना दिया हुआ है, 10 घंटे, ठीक है। 10 घंटे गुणित 2, पहला वाला स्पीड कितना है S1 गुणित दूसरा वाला स्पीड, सॉरी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, पहला वाला स्पीड कितना है 21, दूसरा वाला कितना है 24,
है ना, बटे में 21 गुणित 24, सॉरी गुणित नहीं प्लस 24, है ना, ये कितना हो जाएगा 45। अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, है ना, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसी को अगर हम लोग कटिंग छटिंग करके देखेंगे, ये मेरा 24 है ना, तो इसी को अगर हम लोग कटिंग छटिंग करके देखेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 224 किलोमीटर, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग बेसिक मेथड से बनाना चाहते हैं तो देखिए, एक चीज़ हमको पता है ना कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम इंग्लिश में है, हिंदी में बोलें तो चाल दूरी बटा समय। अगर मेरे को टाइम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, टाइम को ऊपर ले जाऊँगा तो स्पीड नीचे आ जाएगा, है ना। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेरे को 2 टाइम दिया हुआ है t1 प्लस t2, दोनों का मान कितना है, पहला वाला का मान मतलब d/s1, इसी से आया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरे वाले का मान क्या है, d/s2, दोनों बराबर ही है ना। d को अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं आपको डायरेक्ट अगर चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर लो। यहाँ पर आपका दोनों का सम कितना है, 10 है ना। d का मान निकालेंगे, उसको दुगना कर देंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस मेरा 2d है ना। तो d बाई पहला वाला कितना हो गया 21, दूसरा वाला कितना हो गया 24। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो d का मान कितना आ जाएगा 1, 1, 2, है ना। और मेरा टोटल डिस्टेंस जो चाहिए, इसको जब मैं 2d करता हूँ, मतलब इसको 2 से गुणा कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाता है 2, 2, 4, ठीक है। ये मेरा ऐसा हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा है, x प्लस 1/y का मान 1 है, y प्लस 1/z का मान 1 है, तो आपको इसका मान फाइंड करना है ना। देखते हैं, चलिए इससे हम लोग z निकाल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, y प्लस 1/z का मान 1 है। आपको z का मान चाहिए तो पहले y को इधर भेज देते हैं। 1/z का मान क्या हो गया, 1 माइनस y हो गया। z चाहिए तो इसको हम लोग इन्वर्स कर देते हैं, है ना, मतलब पलट देते हैं। तो क्या हो जाता है, z बराबर 1 के अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस y। इसको मान लेते हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन है ना। सिमिलरली दूसरा वाला क्या है आपका, x प्लस 1/y का भी मान y है। मेरे को 1/x का मान चाहिए इसमें पुट करने के लिए, इसमें रखने के लिए। तो x का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/y, और दूसरे शब्दों में इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये y माइनस 1/y। अब मेरे को x का मान नहीं चाहिए था, 1/x का मान चाहिए था, तो इसको हम लोग पलटते हैं तो क्या होता है y माइनस y/1, है ना। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब मेरे को देखो x में सॉरी z में 1/x को ऐड करना था, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब z में अगर मैं 1/x को ऐड कर देता हूँ, z मेरा कितना था 1 माइनस y था, इसमें मैं ऐड किया y माइनस 1 माइनस y, सॉरी इधर y माइनस 1 था ना, y माइनस 1। अब यहाँ 1 माइनस वाई है, यहाँ y माइनस 1 है। अगर मैं इसको 1 माइनस वाई करना चाहूँ इसके जैसा, तो माइनस का, है ना, -1 का मल्टीप्लाई ऊपर, -1 का मल्टीप्लाई नीचे, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा a माइनस b है, अगर इसको मैं b माइनस a लिखना चाह रहा हूँ तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ माइनस आ जाएगा। वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पर करते हैं, है ना। इसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर, कन्फ्यूज़न मत हो, ठीक है, यहाँ पर करते हैं तो ये मेरा क्या हो गया 1 माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई, और ये 1 माइनस वाई। अब नीचे की तरफ का मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ लघुत्तम समापवर्तक 1 माइनस वाई ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ 1 माइनस वाई है। और जब दोनों तरफ 1 माइनस वाई है तो ये ऊपर में मेरा जो है वही लिखा जाएगा 1 माइनस वाई, इसका 1 और इसका वाई, ऊपर और नीचे दोनों मेरा सेम टर्म है। जब दोनों सेम टर्म होगा तो ये मेरा कट जाएगा, और कट के मेरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। देखो ये भी 1 माइनस वाई है, ये भी 1 माइनस है, दोनों कट के क्या आ गया, मेरा आंसर 1 आ गया, ठीक है। सिंपल सा था, बस थोड़ा सॉल्व करना पड़ता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या है, इन द गिवन फिगर O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉर्ड्स। 2 कॉर्ड्स का जो बीच का जो इंटरसेक्शन है वो आपका क्या है, O, है ना, ये वाला पॉइंट O है। ए बी एंड सी डी, है ना, इन दोनों का AB और CD का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कहा है, ठीक है। अब OB इज इक्वल टू CD, है ना, जो आपका OB है वो OD के बराबर है, OB इक्वल टू OD था, ठीक है। और एंगल AOC बराबर 45 डिग्री। तो अब आपको इसमें आपको बताना है कि क्या क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये और ये इक्वल है कहा है ना, क्योंकि देखिए कॉर्ड को जब हम लोग ऐसा सेंटर से मिला रहे हैं, ये दोनों का रेडियस के जैसा हो जाएगा, है ना। जो यहाँ पर आपका रेडियस है वही चीज़ आपका यहाँ पर होगा, ठीक है।
अब या फिर ये कहिए कि ये कॉर्ड को बराबर बराबर काट रहा है, तो ये जो है ना, वही चीज़ आपका इधर की तरफ भी होगा, ये दोनों इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग दो त्रिभुज को देख रहे हैं, कौन कौन सा त्रिभुज को, कि ए ओ सी को और कौन सा बी ओ डी को, है ना। तो पहली बात तो ये दोनों भुजा इसका बराबर है ना, ए ओ बराबर है। ठीक है, इसमें आपका ए ओ बराबर सी हो जाएगा, और इधर की तरफ यही चीज़ आपका ओ डी बराबर ओ बी, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना। उसके अलावा अब इसी को अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर ये मेरा 45 डिग्री है तो ये भी मेरा 45 डिग्री होगा। जब भी दो लाइन इस तरीके से क्रॉस करते हैं, मान लीजिए ये मेरा पहला एंगल है, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा है, ये मेरा चौथा है। ठीक है, तो दो लाइन क्रॉस करेंगे तो एक छोड़ के जो अगला होता है ना, वो उसके बराबर होता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होगा, है ना। ये दोनों जो बराबर है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, है ना। तो देखो, तो मेरा दो साइड बराबर है ना। पहला साइड एंगल साइड, ये वाला साइड एंगल साइड, अगले के साइड एंगल साइड के बराबर है, मतलब ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया, है ना, समरूप हो गया। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है, तो कोई भी जब समबाहु त्रिभुज होता, मतलब ऐसा ट्रायंगल होता जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, वो तब होता है जब अंदर का जो तीनों कोण है, अंदर का जब तीनों एंगल है, वो जब 60-60 डिग्री का होता है ना, तब वो समबाहु होता है। लेकिन ये तो समबाहु नहीं है ना, ये दो भुजा इसका बराबर है, जब दो भुजा बराबर है तो ये क्या कहला जाएगा, समद्विबाहु, है ना, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल कहला जाएगा। देखिए, triangle ABC is congruent to triangle DEF. The perimeters of triangle ABC and DEF are 30 and 18 सेंटीमीटर। तो BC बराबर 9 और EF बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, दो त्रिभुज है, एक दूसरे के आपका सर्वांग सम है ना। तो जैसे एक मेरा त्रिभुज हो गया, मान लीजिए ये मेरा ABC हो गया और दूसरा मेरा DEF हो गया। तो पहली बात तो पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है, आप एक पॉइंट से ऐसा रस्सी लेकर चालू करोगे, फिर जब पूरा घूम के आउटर में वहीं तक पहुंचोगे तो जो इसका लेंथ होगा वो परिमाप होगा, है ना। तो जब दो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये क्या होता है, दोनों का जो परिमाप का रेशियो है वो उनके एडजेसेंट, मतलब जो रिस्पेक्टिव साइड है उनके रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पहले वाले का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30, दूसरे वाले का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 18। ठीक है, पहले वाले का BC का आपको लेंथ दिया हुआ है 9 और इसका नहीं दिया हुआ है x। तो मेरे पास एक ही चीज़ फाइंड करने के लिए है, x बराबर 9 इंटू 18/30, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। जैसे 6 तिया 18, 6 पंछे 30, ये कितना हो गया, 9 तिया 27/5, फिर 5 पंछे 25 बचा 2 तो 5 चौक, ठीक है 5.4, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, रेशियो का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए, आपको A/B/C का मान दिया हुआ है, जब तीनों एक साथ लाइन में कनेक्टेड है तो अलग से कुछ चेंज करने का नीड नहीं है ना। A/B, A का मान 2 है तो B का मान क्या है 3 है ना। B/C, B का मान 3 है तो C का रेशियो 4 है, C का मान 4 है तो और A का मान 2 है ना। जब भी हमको इसको सिंपल रेशियो में लाना होता है तो हम लोग इसको गुणा कर देते हैं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, जो उसका हर होता है उसके लघुत्तम समापवर्तक से गुणा कर देते हैं। तो इसका 3, 4 और 2, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 12। आप चाहो तो इसको यहाँ पर कट भी कर सकते हो, 2 दूनी 4, तो भी हमारा वही आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 2/3, 3/4 और 4/2। इसको हम लोग किससे गुणा करते हैं, 12 से। पहले वाले को 12 से गुणा करेंगे, 2/3 गुणित 12, तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर पूरा लिख दूँ क्या, 2/3 गुणित 12, है ना, रेशियो 3/4 गुणित 12, रेशियो 4/2 गुणित, है ना। अब ये आपका कट छट के, जैसे ये 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छक 12, ठीक है, 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9 और 6 चौक 24। ठीक है, ये क्या आंसर आ जाएगा डी।
चलिए देखिए फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, या तो अगर आप इसको ट्रिक से जानते हो तो जब भी आपको इस टाइप का दिया हो है ना, x प्लस वन बाई एक्स के सामने कुछ दिया होगा और फिर उसी के स्क्वायर का मान पूछा होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो इसके बराबर है ना, जैसे तो इसको हम लोग ट्रिक से अगर सॉल्व करें, ट्रिक से सॉल्व करें तो जो इक्वेशन में एक साइड दिया है उसका स्क्वायर कीजिए, और अगर यहाँ पर प्लस है तो बीच में यहाँ पर माइनस कर दीजिए, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा है ना, 9 माइनस 2/7। या अगर हम लोग इसको बेसिकली बोलें तो ये हमारा एलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। यहाँ पर a को अगर आप x के जैसा मानो और b को अगर आप 1/x के जैसा मानो है ना, देखो यहाँ पर पुट करके बताता हूँ, ये मेरा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो a क्या था मेरा x, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, b क्या है मेरा 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस ये 2x 1/x है ना, ये मेरा x और x कटेगा, ये x और x कटेगा तो 2 ही बचेगा। अब इसका मान तो आपको पता है कि 3 है ना, 3 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसी का मान तो आपको पूछा था। इधर की तरफ 2 है, इस 2 को इधर भेज दो है ना, मैं इसको एक साइड रखता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 में से 2 घटा दोगे आपका आंसर आ जाएगा 7। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक एपी का प्रॉब्लम है ना, समांतर श्रेणियों का है। देखिए दो समांतर श्रेणियाँ 3, 7, 11, 15, अगर इनके बीच का अंतर देखोगे 4, 4, 4 तथा है ना 3, 33, 36, 39, इनके बीच का अंतर देखोगे 3, 3 ऐसा। ठीक है, तो पहले n पदों का योग समान है, मतलब अगर ऐसे से हम लोग n पद को जोड़ रहे हैं तो उसका योग समान है, तो आपको n का मान बताना है। द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का हमको सम देखना है। 2 AP दिया है, 3, 4, 11 सॉरी 3, 11, 3, 7, 11, 15 ऐसा, 3, 30, 36, 39 ऐसा है ना। तो देखो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कि एस एन मतलब सम ऑफ n टर्म्स, n/2 2a प्लस n माइनस 1/d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। इसमें आपका n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग दोनों AP को देखते हैं, जैसे मेरा पहला वाला AP और दूसरे वाला AP है ना, पहला वाला AP में जो मेरा पहला टर्म है ये कितना है 3, जो कॉमन डिफरेंस है ये कितना है 4, कॉमन डिफरेंस मतलब एक से अगले का जो अंतर है वो 4 है ना। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये इसके लिए 1 है। ठीक है, इसको A1 D1 लिख देता हूँ। दूसरे वाले का A2 कितना है, पहला टर्म कितना है, तो दूसरे वाले का पहला टर्म है 30 और दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 3 है ना, सबके बीच में 3 3 का अंतर है। अब देखो पहले वाले का जो सम है वही सम है क्या बोला है दूसरे वाले का है ना, और दोनों के लिए n दोनों के लिए कॉमन है, नंबर ऑफ टर्म दोनों के लिए कॉमन है। तो पहले वाले का सम अब हम लोग फॉर्मूला के जैसे लिख लेते हैं, n/2 फिर 2a1 प्लस n तो है नहीं रहेगा n माइनस 1d ना d1 बराबर ये n/2 फिर ब्रैकेट में 2a2 प्लस n माइनस 1d2। ठीक है, ये ऐसा। अब देखिए जहाँ जहाँ जो जो चीज़ कट रहा है उसको पहले काट लेते हैं, जैसे ये n/2 इधर भी है, n/2 इधर भी है, बाकी का अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू a1 कितना था मेरा 3 है ना, प्लस ये n इसी का मान तो फाइंड करना है, d का कितना हो गया 4, फिर यहाँ पर 2 a का मान यहाँ पर कितना था 30 प्लस n इसी का मान फाइंड करना है और d का मान कितना है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा n का एक ही वैल्यू आएगा, देखिएगा ये 3 दूनी ये ऐसा है ना मल्टीप्लाई में है, 3 दूनी 6 है ना, ये आपका क्या हो गया 4n माइनस 4, ये कितना हो गया 2 3 60 प्लस 3n माइनस 3। इस n वाले को इधर भेज देते हैं, ये 4n माइनस 3n हो गया, बाकी जो n नहीं है उसको एक तरफ रखते हैं 60 माइनस 3 है ना, ये प्लस 6 से इधर आके माइनस 6 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 64 में से 6 को माइनस करोगे ये बचेगा 55, 3n में से सॉरी 4n में से 3n को माइनस करोगे बचेगा n, तो ये n का वैल्यू क्या आ गया 55। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा है ना, फिर हम लोग उसको फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। द रेडियस ऑफ सर्कल इज सो इंक्रीज दैट सर्कमफेरेंस इंक्रीजेज बाई 5%। ठीक है, देन एरिया ऑफ सर्कल विल इंक्रीज। क्या बोला है, एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। वृत्त देखिए, वृत्त का अगर हम लोग परिधि है ना पैरीमीटर का बात करते हैं तो ये होता है 2πr, इसमें से 2 और पाई तो ऐसा वैल्यू है जिसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है ना।
आर के मान को 5% बढ़ाएंगे तभी तो इसका पूरा का मान 5% बढ़ेगा, क्योंकि हमारा 2 और पाई दोनों का मान कभी चेंज नहीं होता है। और है ना, मतलब हमको ये पता चल गया कि जो हमारा रेडियस है ये क्या है, 5% बढ़ रहा है। तो जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इसमें कितना चेंज होगा, तो क्षेत्रफल में भी आर का टर्म 2 बार आता है ना, पाई आर स्क्वायर, मतलब एक बार 5% बढ़ेगा और फिर से 5% बढ़ेगा। तो जब भी हमारा परसेंटेज में 2 बार चेंज होता है ना, तो 2 बार चेंज के बराबर इकलौता जो चेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है नेट चेंज ऑफ इन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, एक्स वाई बाई 100। अगर मान लो पहली बार x चेंज होता, दूसरी बार y चेंज होता तो ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन अभी दोनों बार 5-5% ही चेंज हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को लगा सकते हैं। यहाँ x भी 5 है, y भी 5 है, तो ये 5 इंटू 5/100 है ना। बेसिक मेथड से भी बना सकते हो, बेसिक मेथड से अगर कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग डायरेक्ट इसको करते हैं। 5 5 10 और ये कितना हो गया 0.25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.25% है, आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, चलिए इसके बाद साइंस का क्वेश्चन चालू हो जाएगा, एकदम इजी है क्वेश्चन। डैश लेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मनुष्य का आंख का कोई सा भी डायग्राम देखे होगे, इसमें इस टाइप का लेंस होता है ना। ये जो उठा हुआ रहता है ना, उठा उसे उत्तल, ये हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये हमारा जो लेंस है ना, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक में हम लोग सबसे ज़्यादा किसको इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए सिलिकॉन भी यूज़ होता है और जर्मेनियम भी यूज़ होता है हमारा सेमीकंडक्टर के लिए, लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा देखते हैं ना तो सिलिकॉन यूज़ होता है। जो भी आप चिप वगैरह देखते होंगे, सिलिकॉन चिप सुने भी होंगे, है ना। और जो भी ऐसा जैसे प्लेस होता है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा काम चलता है, उसको हम लोग सिलिकॉन वैली बोलते हैं। जैसे हमारा बेंगलोर है ना, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक में लगता है चिप बना होता है हमारा सिलिकॉन का, है ना, सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। ये हमारा जो टीचर एग्ज़ाम हमारा 2019 में हुआ था, इसमें मैं आपको ये वाला टेबल प्रोवाइड करवाया था। उसमें हमारा क्वेश्चन ग्रीन हाउस फैक्टर के लिए था। देखिए ग्रीन हाउस गैस में हमारा CO2 भी होता है, CH4 भी होता है और N2O भी होता है ना। तो ये जब हमारा तीनों है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ये भी हमारा टीचर भर्ती ही है, टीचर रिक्रूटमेंट। इसका क्वेश्चन पेपर भी हम लोग थोड़ा ही दिन पहले सॉल्व किए थे, अगर आप लोग देखे होते तो ये वाला क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हुआ होता। वैसे भी आसान सा ये क्वेश्चन है ना। देखिए इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में से किसी अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे देखिएगा जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है ना, मतलब जो हमारे जैसे सूर्य के प्रकाश से जो बनाते हैं, इनको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद के जो आते जाते हैं उनको सिर्फ उनका 10% एनर्जी मिलता जाता है। जैसे अगर हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर देखते हैं ना, घास वगैरह, ये डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा इनको चाहिए होता है। और उनके बाद के जो आते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, है ना। तो इनको सबका अपना 10-10% मिलते जाता है। एक आप लोग लिंडमैन का 10% रूल जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि अपना जो पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्तर के बाद दूसरे स्तर में आएंगे तो उसको पिछले वाले के एनर्जी का मात्र 10% मिलता है। जैसे इनको देखेंगे तो इनको पूरा 2000 कैलोरी मिल रहा है, सॉरी 20,000 कैलोरी मिल रहा है, तो उसके ऊपर वाले को मात्र 2000 मिलेगा। फिर उसके ऊपर वाले को उसका 10% मतलब 200, उसका 10% 20, उसका 2% 2, है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल, है ना, नवीकरणीय, मतलब ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसको हम लोग दोबारा नया कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी देखे होगे कि अगर हम लोग पवन चक्की से कोई हवा टकरा कर पार हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो हवा गंदा हो जा रहा है या फिर ख़त्म हो जा रहा है ना। जैसे कि हमारा पानी हाइड्रो पावर प्लांट में अगर हम लोग पानी से हम लोग पवन चक्की चला ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो पानी फिर से ख़राब हो जाएगा और फिर उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सब क्या है, एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, जिसको हम लोग एक और टर्म बोलते हैं बहुत कॉमन सा, नॉन कन्वेंशनल, है ना, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे बायोमास हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब हमारे गैर नवीकरणीय ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी इसी को कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, है ना। इस नाम से आए चाहे इस नाम से है, गैर परंपरागत, हाँ, गैर परंपरागत ऊर्जा।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। जब भी हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, निम्न स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो याद रखिएगा, परमानेंट मैग्नेट मतलब हम लोग ऐसा एक बार मैग्नेट बना देंगे कि जब वो फिर से हमारा रूम टेम्परेचर मतलब रूम के तापमान में आए तो फिर से अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना खोए, है ना, वो आपका परमानेंट मैग्नेट कहलाएगा। वो ध्यान रखिएगा, वो हमारा स्टील से बनता है ना, स्टील का बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो हम उस लाइट को जिसमें हम लोग देख सकते हैं दृश्यमान प्रकाश की तरंग, है ना, मतलब देखने वाले तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो हमारा विजिबल लाइट होता है ना, ये हम लोग मिनिमम देख सकते हैं 400 नैनोमीटर में और अधिकतम देख सकते हैं 700 नैनोमीटर में। इसका रेंज क्या हो जाएगा? 400 से 700 नैनोमीटर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना, इसमें से कंप्यूटर का कौन कौन सा भाग है? तो कंप्यूटर में एक भाग तो आप देखे ही होंगे सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो लगा होता है अलग से हमारा रैम, है ना, जैसे मोबाइल में भी रैम होता है, और एक मदरबोर्ड, मदरबोर्ड जो हमारा मेन जो सर्किट बोर्ड होता है वो, तो सब इसमें हमारा क्या है? कंप्यूटर का पार्ट है। इसका आंसर ईजी सा है, आसान सा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स के थ्रू जो हमारा मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से जो ऊष्मा स्थानांतरण होता है क्या कहलाता है? तो ये सिंपल सा है, ये कहलाता है हमारा रेडिएशन। देखे होंगे जैसे एक जो होता है, जैसे अगर हम लोग किसी मेटल को गर्म किए, एक सिरे को गर्म किए तो वो अपने स्थान से बिना मूव हुए दूसरे सिरे तक गर्म हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के कारण, वो कहलाता है कंडक्शन। और एक देखे होंगे जैसे पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो नीचे का पानी यहाँ पे जैसे मान लीजिए गर्म हुआ, उसका घनत्व कम हुआ, वो ऊपर चल गया, और फिर यहाँ का ठंडा पानी नीचे आकर ऑटोमेटिकली गर्म सरफेस से टच होकर खुद ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, वो आपका क्या कहलाता है? कन्वेक्शन। और एक होता है हमारा रेडिएशन, जो अपने स्थान से मूव नहीं हो रहा है, ना किसी चीज़ को अलग से भेज रहा है, फिर भी अपना ताप को एक जगह से दूसरी जगह भेज पा रहा है, वो आपका क्या होता है? रेडिएशन। इसका सबसे मोस्ट कॉमन सुने होंगे सन। सन अपना जो हीट है ना, सन जो अपना एनर्जी है वो रेडिएशन के थ्रू भेजता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम विच कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेस्ड द फंगी अ सेपरेट किंगडम। ठीक है, इसमें से कवक को अलग जगत में रखा गया है किन विशेषताओं के कारण, है ना, किन विशेषताओं के कारण? देखिए, अगर इसमें हमारा सेल वॉल कंपोजिशन होता है ना, सेल वॉल कंपोजिशन भी ऑप्शन में होता और ये तीनों भी होता, तब नो डाउट हम लोग सबसे पहले इसको लगाते। बट अगर ये हमारा ऑप्शन में नहीं है तो ये हमारा ए भी हो सकता है ना, क्योंकि इसके कारण भी अलग से हो सकता है, और ये सब भी एक मैटर करते हैं, तो आपका ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ये वाला बस एक क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसको हम लोग देखेंगे कि आपके मॉडल में क्या आंसर लिया है। जो आंसर रहेगा उसको मैं आपको कमेंट में पिन अप भी कर दूंगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा ऑप्शन अजीब सा लग रहा है मेरे को। ठीक है, और मॉडल आंसर का पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। जैसे मॉडल वाला आएगा उसको फिर उसमें इंसर्ट कर देंगे। बाकी थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल जान लिए रहिए कि जो हमारा 5 ये है ना 5 किंगडम सिस्टम, इसको दिए कौन थे? ये हमारा आर.एच. विटकर 1969 में दिए थे। ठीक है, और ये जो हमारा किंगडम है कौन सा? फंगी किंगडम, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल चाहें तो रीड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। किसी भी मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, धातु का गुण क्या होता है? तो सबसे पहले बात तो धातु एक अच्छा हीट कंडक्टर होता है ना, ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी यूजुअली ज़्यादा ही होता है ना। जब 2 पॉइंट मिल गया तो आपका ऑल ऑफ द एबव भी हो जाएगा। करोड़, कुछ मेटल हो सकते हैं करोड़ हों, कुछ मेटल हो सकते हैं ना भी हों, लेकिन 2 पॉइंट तो हैं ही। मेटल का जब भी आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो एक तो गुड कंडक्टर इसमें रहता ही रहता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जो उसका गलनांक है ज़्यादा रहता है। कुछ मेटल होते हैं जो तुरंत पिघल जाएँ, लेकिन जो उसके कंपेरिजन में है ना, कंडक्टिंग और गलनांक किसके कंपेरिजन में? अधातु के कंपेरिजन में ज़्यादा ही होता है। अधातु गलते नहीं, डायरेक्ट जल जाते हैं, है ना। तो इसको आप एक बार देखिएगा, इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी है किसका? मेटल का, और गुड कंडक्टर भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसको अलग से भी कहीं पर लिख देते हैं ये, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। द डिजीज काउजिंग बैक्टीरियम फॉर प्लेग। प्लेग होने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? प्लेग रोग के लिए किस जीवाणु से पैदा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना, यर्सिनिया पेस्टिस। ये मैं आपको एक टेबल पहले भी प्रोवाइड करवाया हूँ किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, देखिएगा इसमें आपका प्लेग लिखा हुआ है,
है ना, 6 नंबर पर ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स है ना, फोर्स मतलब बल का एसआई मात्रक क्या है? बल समझते हैं, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एरिया, है ना। मास क्या होता है आपका? केजी, सॉरी, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, एम ए, मास इंटू, चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पूछा है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल जानते हैं, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। मास क्या होता है? केजी में होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। तो इसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट होता है न्यूटन, है ना। तो जहाँ तक चांस है ये आपका न्यूटन ही ऑप्शन लेगा। फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स किसको बोलेंगे? अगर हम लोग किसी 1 किलोग्राम के वेट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना चाह रहे हैं, तो जितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स को यूजुअली हम लोग न्यूटन के थ्रू ही दर्शाते हैं, है ना, क्योंकि वो उसका ऐसा यूनिट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सी सी बॉन्ड इज प्रेजेंट? निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा सी सी बंध उपस्थित है ना। देखिए जो इनका बंध है ये क्या होता है, जैसे जो बॉन्ड लेंथ है, ये जितना एनर्जी है ना, जितना एनर्जी होगा वो उतना ज़्यादा पास से पकड़ के रखेंगे, है ना, मतलब तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी होता है ना उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होता है। तो ध्यान रखिएगा जो बॉन्ड लेंथ है ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा आपका किसका? डबल बॉन्ड का, और उससे ज़्यादा होगा सिंगल बॉन्ड का। इसी का क्योंकि उल्टा जो होता है बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड में उससे कम, सिंगल बॉन्ड में उससे ज़्यादा। तो देखिएगा पहले वाले में सिंगल बॉन्ड है, दूसरे वाले में, सॉरी, तीसरे वाले में डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, एक ही है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नॉइस एबव डेसिबल डिफाइंस नॉइस पॉल्यूशन, है ना। WHO के अनुसार किससे ज़्यादा होगा तो ध्वनि प्रदूषण है। तो वैसे तो 70 से ज़्यादा होता है, बट हमारे ऑप्शन के हिसाब से 65 डेसिबल के ऊपर जो भी होगा वो ध्वनि प्रदूषण के आएगा, है ना। ये हमारा कुछ ध्वनि प्रदूषण का आपका लिमिट है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, 65 के ऊपर होगा वो तो आपको 70 के ऊपर होगा ही, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 65 हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा, किसी भी क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा, आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर दीजिएगा जो भी डाउट है। डिस्कशन वगैरह हम लोग टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपको, और जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास तो करने वाले हैं लेबर इंस्पेक्टर का 2018 वाला पेपर, जनरल मेंटल एप्टीट्यूड के नाम से, जनरल एप्टीट्यूड के नाम से होता है ना। बेसिकली रीजनिंग ही होता है। इसका पेपर अभी आपका 24 तारीख को होने वाला है, उसके पहले हम लोग इसको देख लेंगे अभी जल्दी से। ठीक है, चलो। इसके अलावा अगर जो भी आपका सजेशन हो, डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। जो भी डिस्कशन करना है हम लोग कमेंट में भी डिस्कशन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। जिनके पास व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप पे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है। और जो भी नोट्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पेपर होगा और जब इसका मॉडल आंसर आएगा तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी, और मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक प्रोफाइल, सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।